वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एंड यू नो वेरी वेल इट्स रियली हार्ड टाइम एंड in the same way I want to say something that dreams come true if you survive the hard times. Hard times means this is the corona time actually dear, and we all are facing the problem regarding this. और हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं उनके बीच में, क्योंकि वी आर द यूथ, वी आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। कहा जाता है कि नौजवानों के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी कंट्री को कहीं पे भी मैक्सिमम लेवल तक ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम लोग की कुछ ड्यूटी बनती है आजकल, जो हमारे आसपास लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको हम श्रमिक कहते हैं, जो बाहर मजदूर रह रहे थे वो आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग को कैसे व्यवहार करना है, उनको क्या बताना है, ये हम लोग की कुछ जिम्मेदारी बनती है। और हमारे आसपास के लोगों को भी हम मेंटली सपोर्ट करें, कोरोना के बारे में जानकारी देते रहें कि कैसे अपने लाइफ रूटीन को फॉलो करना है, क्या खाना पीना मेंटेन करना है और क्या हाइजीन है, जिससे कि हम कोरोना से बच सकें। बच्चे, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल स्टेट। अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी लेवल उतनी स्ट्रांग है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है दुनिया में। कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हुए थे पर वो ठीक होके वापस घर आ रहे हैं। व्हाट द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू से कि लोगों के बीच में अफवाह ना फैलाएं, उनको वो सच्ची बातें बताएं जो एक्चुअली है। प्रॉब्लम है, बेशक प्रॉब्लम है, कोरोना आसान नहीं है उससे फाइट करना। एक पैंडेमिक डिजीज बन चुकी है जो सबको परेशान करके रखी है, सिर्फ हमारे कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सबको परेशान करी हुई है। लेकिन हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि लोगों को एटलीस्ट मेंटली सपोर्ट देते रहे। भगवान न करे अगर कोई कोरोना से परेशान हो भी जा रहा है, उसको कोरोना डिजीज हो भी जा रही है, तो कैसे वो उससे फाइट करे। तो उसके लिए हम लोग को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है बच्चे, खाना पीना अच्छे से मेंटेन करके रखना है और लोगों के बीच में एक अच्छा और पॉजिटिव जो मैसेज है वो फॉरवर्ड करना है। अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। करेक्ट। तो हम लोग अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का सेकेंड पॉइंट, यानी कि डाइजेशन इन स्टमक तक कंप्लीट कर लिया था। डाइजेशन इन स्टमक में होने के बाद जो फूड की स्टेज थी बच्चे, वो काइम तक पहुंच चुकी थी। करेक्ट। जब हम माउथ में पढ़ रहे थे डाइजेशन, तो वहां पे हमने बोलस वर्ड का यूज किया था। यहाँ पे काइम, स्टमक से जब फूड निकलेगा तो सीधी सी बात है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो अगला डाइजेशन होगा फूड का, वो कहाँ पे होगा बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। करेक्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज्यादातर डाइजेशन हो जाता है। ज्यादातर कहने का मतलब लगभग मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। इसके तीन पार्ट हम लोग पढ़े थे ना, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ये डिओडिनम वो रीजन होता है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। करेक्ट। और इलियम तक पहुंचते पहुंचते डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब जब फूड निकला कहां से? स्टमक से, और फूड पहुंचा कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उसको हम कहते थे बच्चे काइम। क्या कहते थे? काइम। अब इसको एक थोड़ा कहानी के थ्रू समझना। जैसे काइम को मान लो कोई रिलेटिव है घर पे आ गया। करेक्ट। अब घर में कोई भी रिलेटिव आता है तो उसको वेलकम करने के लिए हमारे घर के बच्चों को लगा दिया जाता है, पानी ले जाओ, चाय ले जाओ, नमकीन ले जाओ, ये XYZ। ठीक है। अब मान लो जिस घर में पहुंचा वहां पे तीन भाई रहते थे, एक थे लीवर महोदय, एक खुद इंटेस्टाइन और एक आपके पेनक्रियाज। करेक्ट है। अब ये तीनों लोगों ने जिम्मेदारी संभाली कि हम वेलकम करेंगे काइम जी का। काइम जी इनके यहाँ है रिश्तेदार, तो अब ड्यूटी बनती है कि सब लोग कुछ ना कुछ पानी पीने को इनको भेजा जाए, आए हैं तो वेलकम होगा। तो लीवर ने कहा भाई मेरे पास तो रखा हुआ है बाइल, हम बाइल को भेजते हैं और इनको बाइल खिला दीजिए, पिला दीजिए, जस्ट लाइक बिस्किट है। इंटेस्टाइन ने कहा अच्छा तो आप अकेले भेजेंगे क्या, मेरी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है, मैं भी भेजूंगी। क्या? इंटेस्टाइनल जूस भेज दिया। इंटेस्टाइनल जूस कहां से आ गया? इंटेस्टाइन से।
पैनक्रियाज ने कहा बड़े भोले हो तुम लोग भाई, सब अपना अपना काम बना रहे हो, मैं पीछे, कभी नहीं हो सकता। पैनक्रियाज ने भेज दिया पैनक्रियाटिक जूस को, यानी कि 3 जगह से, तीनों चाचा के घर से निकला 3 आइटम, और स्वागत में पहुंच गया काइम के। काइम महोदय बहुत खुश हो गए। जब इतनी चीज खाने पीने को मिली तो काइम ने कहा अब मैं काइम नहीं रह गया, अब मैं खा पी के तंदुरुस्त हो गया और मैं बदल जाऊंगा काइल में। क्या बदल जाऊंगा? काइल में। लेकिन एक काइल तक पहुंचने के लिए इतनी आसानी से इनकी कहानी खत्म नहीं होगी। जो खिलाया जाएगा, जो पिलाया जाएगा, वो इतने बेहतरीन तरीके से खिलाया पिलाया जाएगा, वो हम लोग आगे समझते रहेंगे। तो लीवर से सिक्रेट हुआ बच्चे बाइल जूस। बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टोर कर लिया जाता है कहाँ पे? गाल ब्लैडर में। ये याद रखना, गाल ब्लैडर में ये स्टोर होता है और फाइनली रिलीज हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम रीजन में, ठीक है ना। डुओडेनम रीजन में ये आके रिलीज हो जाता है। तो यही बाइल जूस से ही अगर एक क्वेश्चन बने कि सेक्रेट कहां से हुआ? लीवर से। सेक्रेटेड बाय लीवर, स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर एंड फाइनली रिलीज इन डुओडेनम। कौन? बाइल जूस। पैनक्रियाज से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, जिसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या कहा जाता है इसको? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोई भी चीज धरती पे कंप्लीट है मतलब उसके अंदर सारे गुण प्रेजेंट हैं। और डाइजेशन की बात चल रही है तो डाइजेशन यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। सारी प्रॉपर्टी मतलब प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम है, लिपिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम होते हैं, यानी कि न्यूक्लिएसेस। तो इसकी वजह से इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कह देते हैं। अब देखो इनमें से तीनों को अलग अलग हम लोग को पढ़ना है। बाइल जूस के बारे में आपको बताएंगे, पैनक्रियाटिक जूस के बाद पढ़ेंगे और इंटेस्टाइन जूस। जब ये तीनों अपना एक्शन कर देंगे, अपने लेवल पे इनकी खूब सेवा पानी कर देंगे, तो काइम महोदय बदलेंगे काइल में। पर ये जो लंबी कहानी है, ये यहाँ से यहाँ तक वाली कहानी, ये इतनी आसान नहीं है। अब इनकी सेवा देखते हैं कि लोग इनकी सेवा करते कैसे हैं, रिश्तेदार महोदय जो कि काइम के रूप में आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइल कैसे इनकी सेवा करते हैं। अब जो भी नोट करा रहे हैं इसको साथ में नोट करते चलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ऊपर से हिट बटन दबा के लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटी उंटी भी बजा देना, मतलब दबा देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। ये अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइल जूस का। बाइल जूस कैसे काम कर रहा है फूड पे, करेक्ट। देखो अगर बाइल जूस का सिक्रीशन देखा जाए बच्चे, तो दिन भर में कितना सिक्रीशन होता है? एवरेज कहा जाता है 700 ml, ठीक है, कहीं मिले कोई गलती नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं आपको मिले 600 ml to 1000 ml, ये लिखा आपको मिले तो। लेकिन एवरेज अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 700 ml के आसपास बाइल सिक्रीट होता है। पीएच इसकी बात कर लें तो 7.8 से लेके 8.2 तक इसका क्या रहता है? पीएच। अब जैसे ही इतना पीएच हो गया तो तुरंत हमको बता दीजिए कि इसका जो मीडियम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कैसा हो जाएगा बच्चे? एल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। यानी कि जो बाइल जूस था वो इंटेस्टाइन के मीडियम को कैसा बना दे रहा है? एल्कलाइन मीडियम बना दे रहा है। इसके जस्ट पहले स्टमक में मीडियम कैसा था? एसिडिक था। वहां पे कौन था? एचसीएल था। एचसीएल ने पीएच कितना मेंटेन करके रखा था? 1.8 के आसपास, करेक्ट। अब देखो इसका कंपोजिशन देखिए, बाइल जूस में होता क्या क्या है कंपोजिशन। सबसे पहले तो इसमें होगा क्या? वाटर। वाटर लगभग हो जाएगा 92% के आसपास वाटर। दूसरा इसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स। क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स इसके पास दो होते हैं, एक तो आपका होता है बिलीरूबिन, एक होता है बिलीरूबिन, करेक्ट, और एक होता है बिलीवर्डिन। ये दो ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि मेनली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये डिसोसिएट होके आए हैं किससे? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है? बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन। और हीमोग्लोबिन को भी बनाने वाला कौन होता है? लाइसिन अमाइनो एसिड। याद रखना, लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है। जब ये ब्रेक होता है तो ये बनाता है किसको? हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन ही ब्रेक होके बनाता है बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन को। लगे हाथ इनकी चर्चा कर ले। बिलीरूबिन जो होता है ये येलो कलर का होता है बच्चे, और वाटर
इनसॉल्युबल होता है, इनको पानी से कोई मोह नहीं है। बिलीवर्डिन कहते हैं ऐसा कैसे चलेगा दीदी, हम भैया कहेंगे, दीदी नहीं है। ये ग्रीन कलर का और ये हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल। तुम पानी से मिलने नहीं जाओगे, मैं मिलने जाऊंगी, ठीक है। अब दोनों लोग क्या हो गए, एक येलो कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक वाटर इनसॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल हो गया। ये हो गया बाइल पिगमेंट। जो तीसरा कंपोनेंट होता है इसमें, वो होता है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं बच्चे, याद रखना। NaCl होता है इनके पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इनके पास होता है सोडियम और पोटेशियम का ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट साल्ट। इनके पास होता है सोडियम और पोटेशियम का टारोकोलेट सॉल्ट। ये इतने साल्ट हो गए इनके पास, ठीक है ना। अब देखो, ये लगभग माना जाता है 0.3% के आसपास इनके पास क्या होता है, बाइल पिगमेंट, और लगभग 6% के आसपास हो जाता है इनके पास बाइल साल्ट, और 92% के आसपास होता है वाटर। चौथा कंपोजिशन देख लें तुरंत। चौथा इनके पास होता है कुछ सिंपल लिपिड्स। क्या होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं। अब सिंपल लिपिड्स जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, जल्दी से देख लेते हैं। जो सिंपल लिपिड्स होता है वो होता है बच्चे कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, सिंपल लिपिड्स। अब देखो लिपिड्स में कौन कौन से आ गए, 0.3% से लेके 0.9% के आसपास इनके पास होते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और लगभग 0.3% के ही आसपास होता है लेसिथिन, ठीक है। ये बात याद रखना, लेसिथिन क्या होता है, ये एक फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। ये तो हो गया कंपोजिशन किसका बच्चे, बाइल जूस का। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। तो बाइल जूस इतनी सारी चीजों को लेके सेवों में पहुंचा है काइम के। काइम महोदय की देखते बाद तुरंत दिल से खुश, अरे बाप रे इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं, अब तो मैं बहुत खुश हुआ। तो काइम जी के पास इतनी चीजें पहुंची, करेक्ट है, इसको नोट डाउन कर लें। अब बाइल जूस की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। तो बाइल से कहा जाएगा चलो भाई जल्दी जल्दी काम करो, इतना चीजें लेके आए हो तो अपना एक्शन करना स्टार्ट कर दो। तो बाइल कहते हैं कि भाई देखिए मेरे पास तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, मैं किसी भी चीज के आपके फूड के किसी भी कंटेंट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो बोलेंगे महोदय आप करेंगे क्या, तो कहते हैं भाई साहब हम क्या करेंगे, जो आपके पास फैट है, आपके पास क्या है, जो फैट है, हम फैट को जैसे ही फैट के साथ मिलेंगे, फैट को बदल देंगे इमल्सिफाइड फैट में। किसमें बदल देंगे, इमल्सिफाइड फैट में। अब इमल्सिफाइड फैट क्या होता है, यही प्रोसेस पहले तो याद रखना कहलाती है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स फैट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फैट होते हैं, इनको सिंपल मिसली में तोड़ दिया जाता है या सिंपल फैट में तोड़ दिया जाता है, और इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। किसने किया, बाइल जूस ने किया। समझना, बाइल जूस के पास कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये फैट जो होते हैं उस फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है। इमल्सिफाइड फैट एक तरह का कॉम्प्लेक्स फैट का ही सिंपल फैट के फॉर्म में कन्वर्जन है। और इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को ही हम अगर डिफाइन करना करें चाहें तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, इट इज द लूजनिंग ऑफ एस्टर बॉन्ड, ठीक है। एस्टर बॉन्ड से मिलकर बने हुए थे हैं आपके फैट, उनको लूज कर दिया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, इमल्सिफिकेशन के थ्रू, करेक्ट है। अब जब ये इमल्सिफाइड फैट हो जाता है तो इनके ऊपर जो होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, और फाइनली इनको डाइग्लिसराइड में फिर मोनोग्लिसराइड में तोड़ता चला जाएगा, और ये फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट के फाइनली इसका क्या होता है, डाइजेशन। ये आगे का प्रोसेस है, ये काम हो गया पहला। दूसरा बाइल जूस ने क्या किया था कि जो मीडियम था आपका बच्चे, जो मीडियम था उसको क्या बनाया था, बेसिक मीडियम, यानी कि एल्कलाइन मीडियम बना के रखा था। किसने बनाया था, बाइल ने। कितना पीएच रखा था, 7.8 से 8.2 के आसपास। तो ये था ओवरऑल किसका काम, बाइल जूस का काम। बाइल जूस ने इतना काम कर दिया और इसके पास एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। आगे इसके पास अब कौन है, पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस ने अपना सारा काम कर दिया। अब देखो पैनक्रियाटिक जूस का भी लगे हाथ रोल देखते हैं।
पैनक्रियाटिक जूस को अभी हमने बताया बच्चे कि उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। बाइल ने अपना स्वागत कर दिया काइम को ये सारी चीजें पहुंचा के, ठीक है। अब देखो पहुंचते हैं पैनक्रियाटिक जूस के पास। आ गया पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या कहेगा, आप लोगों ने जो सेवा करी किए, अब हम आए हैं, हम तो राजा हैं। क्यों राजा हैं, क्योंकि हम कोई भी ऐसी चीज छोड़े ही नहीं है जो इनके स्वागत में कमी की जाए। हम कंप्लीट हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए, मोक्ष मतलब इनको फाइनली तोड़ने के लिए। तो पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, कंपोजिशन इसका क्या क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस में जो पहला कंपोजिशन होता है वो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम का। इसके पास प्रेजेंट होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन होते हैं बच्चे, याद रखना, नाम ही हो रहा है प्रोटियोलिटिक तोड़ना, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कौन कौन है, पहला ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन है। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजेन है, कौन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है। और तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, कौन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है। 3 एंजाइम इसके पास आ गया। आप ध्यान से देखो, पहले ही बता चुके हैं, जिस भी एंजाइम के लास्ट में जिन लग जाए या पहले प्रो लग जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। यानी कि ये पूरे के पूरे कैसे हैं, इनएक्टिव है, याद रखना। तो इनको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा वो अभी हम आगे बताएंगे। ये कंपोजिशन पहला हो गया। दूसरा इनके पास प्रेजेंट होता है एमायोलिटिक एंजाइम। एमायोलिटिक क्या होते हैं बच्चे, नाम ही कह रहा है एमायोलिटिक, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, उनको एमायोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। इनके पास है उसमें पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक एमाइलेज, याद रखना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। इसी का दूसरा नाम होता है एमाइलॉप्सिन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है, एमाइलॉप्सिन। लेकिन नीट है, बहुत समझदार है, अब ये ओल्ड चीजों पर ध्यान नहीं देता है, तो किस पे ध्यान देता है, डायस्टेजेस पे। डायस्टेजेस क्या है, इसका नया नाम होता है, किसका होता है, एमाइलॉप्सिन का नया नाम होता है डायस्टेज। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज का ही दूसरा नाम एमाइलॉप्सिन होता है। बाद में इसको हम डायस्टेज कहने लगते हैं। डायस्टेज कैसा होता है, इसका न्यू नेम है, ओल्ड नेम इसका क्या था, एमाइलॉप्सिन था। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए। तीसरा जो इसके पास होता है लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज। लाइपेज यानी कि फॉर लिपिड्स, ये किसके लिए होता है, लिपिड के लिए होता है, फैट के लिए होता है। नाम होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये तो भाई बहुत तैयारी के साथ आया है। पैनक्रियाटिक जूस ने कहा, हम किसी भी कीमत पे काइम महोदय को कोई भी मौका नहीं देंगे, हम उनका पूरा क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो स्टेप्सिन को भी लेके आ गया। स्टेप्सिन क्या है, इसी पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम। तो अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन है आपका जो बनने वाला है वो कहाँ से बनेगा, यही डायस्टेज, एमाइलॉप्सिन और स्टेप्सिन। वो पैनक्रियाटिक लाइपेज या पैनक्रियाटिक एमाइलेज आपको नाम नहीं देने वाला है, करेक्ट ना। और चौथा जो कंपोजिशन इसके पास होता है वो होता है न्यूक्लियेजेस का। और न्यूक्लियेजेस क्या होते हैं बच्चे, जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपके पास कौन कौन है, जल्दी से बताओ। मेनली आप पढ़ते हो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए के लिए डीएनएज हो गया और आरएनए के लिए आरएनएज हो गया। तो ये 2 एंजाइम आपके पास प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम याद रखना, डीएनएज और आरएनए, जो कि किसका डाइजेशन कर देते हैं, डीएनए और आरएनए का। इतने सारे कंपोजिशन के होने की वजह से हम पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो गया, ठीक है। व्हाई पैनक्रियाटिक जूस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, बिकॉज it have all the enzymes for the digestion of food like proteolytic enzyme, hemolytic enzyme and lipases and nucleases, correct। अब इन तीनों को रोल पढ़ते हैं कि अगर ये इनएक्टिव है तो इनको एक्टिवेट कौन करेगा,
ये काम क्या करेंगे ये भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। तो फूड को थोड़ा फिर से फ्लैशबैक पे जाएं तो जो डाइजेशन होना था वो स्टार्ट तो सलाइवरी ग्लैंड के सेक्रेशन सलाइवरी माइलेज से ही हो गया था। उसने क्या कर दिया था 30% स्टार्च का डाइजेशन डाइसैकेराइड के फॉर्म में यानी कि माल्टोज के फॉर्म में कर दिया था। बाकी का बचा कार्बोहाइड्रेट सीधे अंदर आ गया था और प्रोटीन भी पूरी तरह से अंदर आ गई थी। प्रोटीन जब स्टमक में पहुंची थी तो वहां पे पेप्सिन ने इसको क्या किया था बच्चे, पेप्टोन्स और प्रोटियाजेज में इसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। अभी भी प्रोटीन क्या है डाइजेस्ट थोड़ी ना है, नहीं, वो क्या सिर्फ पेप्टोन्स और प्रोटियाजेज में तोड़ी गई है। अब आगे प्रोटीन को लेकर डाइजेस्ट किया जाएगा। बाकी का 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी आपके पास रखा हुआ है। एक कोई ऐसा दिमाग में क्राइटेरिया मत बनाना कि 30 वहां हो गया 70 ऐसा चल, ऐसा नहीं। एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि 30% ही जो स्टार्च है उधर स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो था उसी का डाइजेशन हुआ है, करेक्ट। अब देखो फैट की बात कर ले तो फैट कोई ऐसा फैट है जिसका डाइजेशन अभी तक हुआ है तो आप बोलोगे बटर फैट। बटर फैट को डाइजेस्ट किया गया था ब्यूटारेज एंजाइम के थ्रू, यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि कहाँ पे था, स्टमक में था। बाकी सारा फूड पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो तो सबसे पहले जो आपका ट्रिप्सिनोजेन था, करेक्ट ना, ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन ने कहा कि अभी तो हम इनएक्टिव हैं, हम कुछ काम कर ही नहीं सकते, हमको पहुंचना है ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन में आने के लिए हमको होना पड़ेगा क्या, एक्टिव। अभी हम हैं इनएक्टिव, तो कोई तो हमारे ऊपर मेहरबानी करो। तो आप पड़ोस के लोग बहुत मेहरबानी करने आ जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो आ गया इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज कहा हम हैं वही दाता धर्मी जो तुम्हें इस भवसागर से पार कराएंगे, ट्रिप्सिनोजेन। और इंटेरोकाइनेज आया कहाँ से, इंटेस्टाइनल जूस से। अभी हम इंटेस्टाइनल जूस पढ़ाए भी नहीं, लेकिन आ गया है किसको एक्टिवेट करने, ट्रिप्सिनोजेन को। किसमें, ट्रिप्सिन में। लेकिन दुनिया का दस्तूर है, एक बार हम किसी की सेवा कर दें दोबारा वो हमको मौका देता ही नहीं है, वो हमें लात मार देता है। कैसे मारा, जैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ ये ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। ऑटो कैटालिस्ट मतलब एक बार एक्टिवेट हो गया तो अब इंटेरोकाइनेज के कहेगा भैया जी निकल लो पतली गली से। अब हम क्या करेंगे, खुद ही अपने आप को क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। और खुद को ही नहीं, अभी जो हमारे दो भैया जी और बचे हैं यानी कि काइमो ट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी जो बचे हुए थे इनको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा किसके थ्रू, ट्रिप्सिन के थ्रू। ट्रिप्सिन कहें कि हम इनको भी क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। इंटेरोकाइनेज का कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगा। अब काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी हो गए खुश, ये हमको घर से ही काम चल गया। ट्रिप्सिन ने हमें किस में बदल दिया, काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को किस में बदल दिया गया, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब देखो इनका सबका रोल अभी बताएंगे, एक फिगर में आपको समझा देंगे कैसे काम करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी एंजाइम हैं ये सब के सब भले एक्टिवेट हो गए हैं, सब कैसे हैं, अब एक्टिव हैं। कैसे हैं, एक्टिव हैं। पहले कैसे थे, इनएक्टिव थे, इनएक्टिव थे। ये इनका इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनका एक्टिव फॉर्म है। सब के सब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ये दे ऑल वर्क सेपरेटली, अलग अलग काम करते हैं किस पे, प्रोटीन के डाइजेशन में। प्रोटीन के डाइजेशन में अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सबको एक ही साथ काम करना है तो चलो एक साथ ही ना काम कर लें, ऐसा नहीं। काइमोट्रिप्सिन अपना काम करेगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिन अपना काम करेगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज अपना काम करेगा। कोई मिलके काम नहीं करेंगे, कोई भी यहाँ पे सहानुभूति नहीं दी जाएगी किसी के द्वारा। कैसे काम करते हैं उनको दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ तक नोट कर लिया, साथ ऐसे नोट करते रहा करो। अब देखो जो आपके पास आई थी प्रोटीन, आई थी ना, किस फॉर्म में आई थी, पेप्टोन्स एंड प्रोटियाजेज के फॉर्म में। पेप्टोन्स एंड प्रोटियाजेज तक मेहनत किसने कराई थी, जल्दी से बता दो। पेप्टोन्स और प्रोटियाजेज तक किसने मेहनत कराई थी, पेप्सिन ने मेहनत कराई थी। यानी कि अब आ गया आपके पास कौन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियाजेज। पेप्टोन्स एंड प्रोटियाजेज इसको बदलने के लिए डाइपेप्टाइड में
बदलने के लिए आपके पास क्या है, ट्रिप्सिन है, आपके पास क्या है, ट्रिप्सिन है। अगेन पेप्टोन्स एंड प्रोटियाजेज हैं, पेप्टोन्स एंड प्रोटियाजेज हैं। इसको फिर से डाइपेप्टाइड में बदलने के लिए आपके पास क्या है, काइमोट्रिप्सिन है। क्या है, काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो यहीं पे 2 पॉइंट 4 पॉइंट याद रख लें काइमोट्रिप्सिन के बारे में। भैया जी हमने बताया था जब हम रेनिन की बात कर रहे थे कि रेनिन का सिक्रीशन क्या होता है, आगे चल के स्टॉप हो जाता है, और रेनिन का काम था कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क की प्रोटीन थी उसको डाइजेस्ट करने में रेनिन हेल्प करता था। और अगर एडल्ट में उसका सिक्रीशन हो जाए स्टॉप, तो क्या एडल्ट में दूध पचेगा ही नहीं, बिल्कुल पचेगा। कैसे पचेगा, काइमोट्रिप्सिन वो काम करने लग जाता है यहाँ पे कर्डलिंग ऑफ मिल्क का, कहाँ पे, एडल्ट में। और अगर यहीं पे हम बात करते इन इन्फेंट्स, इन इन्फेंट्स यानी कि बच्चों में कौन करता है, तो आप बात करोगे रेनिन करता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन एडल्ट कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन कर देता है। यानी कि जो मिल्क की प्रोटीन थी, कैसीन प्रोटीन, उसको जो डाइजेशन कराएगा एडल्ट में काइमोट्रिप्सिन, और बच्चों में कराएगा रेनिन। करेक्ट हो गया। अब देखो थोड़ा सा प्रोटीन के ये दोनों चीज नोट कर लो। अब इन दोनों का काम थोड़ा अलग से या सेपरेटली समझा देता हूँ कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे कौन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो अगर मैंने कहा कि ये है NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप, उससे जुड़ी होती है कुछ आपकी अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड जुड़े पड़े हैं, यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो एक तो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा होगा अमीनो पेप्टिडेज, कौन सा, अमीनो पेप्टिडेज, इसका नाम याद रखना बाबू। यहाँ पे जैसे मान लो पेप्सिन ने काम किया, यहाँ पे मान लो ट्रिप्सिन ने काम किया, यहाँ पे मान लो काइमोट्रिप्सिन ने काम किया, काइमोट्रिप्सिन ने काम किया। अभी एक और एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल जूस में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं इरेप्सिन, वहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। इरेप्सिन यहाँ पे नहीं, यहीं पे काम करेगा अंदर ही। और यहाँ पे काम कर रहा है आपका कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है ना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि दो एंजाइम आपके पास है, एक अमीनो पेप्टिडेज और एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, यानी कि प्रोटीन ऐसे ही बनते हैं, काफी सारे अमीनो एसिड्स एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, ये बीच में जो बॉन्ड है सब पेप्टाइड बॉन्ड्स है, इनके थ्रू जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो मान लो एक प्रोटीन थी, प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए इतने सारे एंजाइम लगे हुए हैं, तो ये दोनों क्योंकि उसके टर्मिनल से प्रोटीन को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इनको हम एक्सोपेप्टिडेजेस कहेंगे। इनका नाम क्या कहते हैं, एक्सोपेप्टिडेजेस, ठीक है ना, एक्सोपेप्टिडेज, एंड दे आर द एंडोपेप्टिडेजेस, एंडोपेप्टिडेजेस, ठीक है। यानी कि ये उसी प्रोटीन चेन को कहां से, अंदर से ब्रेक करें, ये सब, ये इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सब एक साथ, इनको सबको किसमें इंक्लूड किया जाएगा, एंडोपेप्टिडेज में इंक्लूड किया जाएगा। तो दो तरह से पेप्टिडेजेस हो गए, एक्सो और एंडो। एक्सो वो जो कि टर्मिनल से ब्रेक करते हैं, और एंडो वो जो कि इनसाइड से ब्रेक करते हैं। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब आपके पास पैनक्रियाज में दूसरा कंटेंट था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज यानी कि एमाइलॉप्सिन। एमाइलॉप्सिन क्या करेगा, जो आपके पास थे डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स किस फॉर्म में थे, सॉरी पॉलीसैकेराइड, नॉट डाई, अभी तो डाइसैकेराइड में उनको कन्वर्ट करना है। तो जो आपके पास थे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट करना है डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड में, क्योंकि जो आपके पास बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था ना बच्चे, वो किस फॉर्म में था, पॉलीसैकेराइड के ही फॉर्म में था। सिर्फ 30% जो स्टार्च के फॉर्म में था उसी को तोड़ा गया, बाकी 70% तो अभी पॉलीसैकेराइड सेफ बचा हुआ है। इसके ऊपर काम कर दिया किसने, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने। इसी का दूसरा नाम जल्दी से बता दो, एमाइलोप्सिन कहा जाता है ना। अभी एक नाम और बताया था हमने, डायस्टेज, इसी का क्या होता है, नया नाम होता है। किसमें बदल दिया, डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स लाइक माल्टोज में, लाइक सुक्रोज में,
लाइक लैक्टोज में, इन सब में। अब इनका जो डाइजेशन होगा फाइनली सिंपल शुगर मोनोसैकेराइड में, किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू। इंटेस्टाइनल जूस में इनको डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम होते हैं जो इसको फाइनली मोनोसैकेराइड या फिर सिंपल शुगर में तोड़ देंगे। वो आप आगे पढ़ेंगे। ये हो गया दूसरा वाला काम। तीसरा कंपोनेंट इनके पास था कौन? लिपिड के लिए, जिसका नाम था क्या? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब पैनक्रियाटिक लाइपेज काम क्या करेगा? जो आपका फैट है वो किस फॉर्म में है, जल्दी से बता दो। इमल्सिफाइड फैट बन चुका है। इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट कौन बनाया था? बाइल जूस ने बनाया था। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर वर्क करा और इसको बदल दिया डाइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड में किसने? इसी पैनक्रियाटिक, इसी पैनक्रियाटिक लाइपेज ने। करेक्ट है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अभी नहीं रुकेंगे, ये और सेवा करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये कहेंगे कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम कायल में बदला ना जाओ, और इसको फिर से बदल देंगे किसमें? मोनोग्लिसराइड में। किसमें बदल दिया? मोनोग्लिसराइड में। यानी कि अब देखो, जो अब जो काइल है उसके पास क्या है? डाइसैकेराइड है। उसके पास क्या है? मोनोग्लिसराइड है। उसके पास क्या बन चुका है? प्रोटीन के डाइजेशन हुआ था तो काइल अपने साथ क्या रखा था? डाइपेप्टाइड। सब लगभग लगभग अब सिंपलर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया? मोनोग्लिसराइड फिर से रुक गया। तीसरा न्यूक्लियस है, यानी कि जो आपका था आरएनए और जो आपका था डीएनए, इनके ऊपर पर्टिकुलरली काम किया आरएनएज ने और डीएनएज ने। और इनको बदल दिया किसमें? आरएनए को बदल दिया राइबोन्यूक्लियोटाइड में, राइबोन्यूक्लियोटाइड ने में। और इसको बदल दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में। तो यानी कि अपने अपने न्यूक्लियोटाइड में टूट गए। अभी इनके ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम काम करेगा तो न्यूक्लियोसाइडेज इसको इसके न्यूक्लियोसाइड्स में बदल देगा, साथ में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड निकाल देगा। और फाइनली इनको तोड़ तोड़ दिया था किसमें? नाइट्रोजनस बेसिस में और पेंटोज शुगर में। वो आगे हम कंप्लीट करेंगे। इतना काम पैनक्रियाटिक जूस ने कर दिया। पैनक्रियाटिक जूस का काम हो गया, बाइल जूस का काम हो गया खत्म। अब फूड की स्टेज जो है, अभी इंटेस्टाइनल जूस का भी कंटेंट होगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं। इतना इतना कंटेंट आप डेली डेली करते रहिएगा। और वीडियो थोड़ा सा लेट भी आई है, लेकिन अब कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी वीडियो। तो यहाँ तक का कंपोनेंट जितने भी कंटेंट है आप उसको नोट डाउन करके अगला, यानी कि जब इंटेस्टाइनल जूस करा देंगे तो इंटेस्टाइनल जूस के मिलते ही सारा का सारा डाइजेशन यहाँ पे हमको देखेगा सबका सब डाइजेशन क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। और होने के बाद जब फूड है अपने सिंपलर फॉर्म में आ चुका है, फिर उसके बाद उसका क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जिसको कहते हैं गाल स्टोन, यानी कि पथरी। वो भी हम इंटेस्टाइनल कंटेंट के साथ ही खत्म कर देंगे। तो ये यहाँ तक का पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का जो कंटेंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। और तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। आप लोग का एग्जाम आ ही रहा है नीट वालों, और जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तैयारी बनाते रहे, नोट बनाते रहो। और आप क्वेश्चन मिला के चेक करिए, देखिए कि आपको क्वेश्चंस लगभग यहाँ से मिल जाएंगे। करेक्ट। और जो बच रहे हैं, जो डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सब स्टूडेंट्स आप सब लोग पढ़ रहे हैं तो कनेक्ट रहो, और एक दूसरे से हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप लोग साथ जुड़े रहेंगे तो बेहतर कुछ करने की कोशिश हम भी करेंगे। और इसी के लिए चैनल को आप एक बार फिर से, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। थैंक्स।